Hello students, today we will discuss about the features of federalism. In the previous class we had discussed about the basic concept, the meaning and the difference between unitary and federal system. Now in this class we will discuss about the basic features of federalism. This is a very important 5 marks question. Generally ये board exams में 5 marks में question आता है, so take this topic very seriously. Now first feature, it's so easy, it's so understood. हमने meaning में पढ़ा था that federalism which has 2 or more levels. So 2 or more levels, as you all know, some countries में only 2 होता है like USA, और इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में local self government भी है at the village and district level. Then second point is related to specific jurisdiction. Specific jurisdiction means that जो इनकी वर्किंग है सेंटर और स्टेट की, इट इज़ स्पेसिफिक. इन दोनों के जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको जो लिमिटेशंस दिए कि इतने लिमिटेशंस में आपको काम करना है, सो दैट कि बोथ डू नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स वर्क, सो देयर जुरिस्डिक्शन इज स्पेसिफिक. नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. फाइनेंस मैटर्स में जनरली सेंटर और स्टेट में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट फ्रिक्शंस रहे हैं. ऑल्दो फाइनेंशियल इश्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई कर रखा है दैट सेंटर और स्टेट का क्या रोल होगा, किस तरह से रेवेन्यू का शेयरिंग होगी, एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड. बट स्टिल तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स जनरली होते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ट्राइड अ लॉट कि लेस कॉन्फ्लिक्ट्स हों. देन नेक्स्ट इज रोल ऑफ जुडिशरी. स्टूडेंट अगेन दिस इज़ वेरी अंडरस्टूड थिंग कि जुडिशरी का जो रोल है वो किसी भी फेडरल सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल है. इट्स मैंडेटरी बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बन गया दैट्स इट, लेकिन आगे उसका इंटरप्रिटेशन जुडिशरी ही करती है. कोई भी कन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन सेंटर और स्टेट रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ पार्ट्स, देन इट इज़ द जुडिशरी हु कैन सॉर्ट आउट दिस थिंग. सो दिस इज़ अंडरस्टूड. आपके माइंड में फीचर्स आते से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जुडिशरी विल प्ले अ मेजर रोल. देन अमेंडमेंट पावर, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की पावर. सो if any change took place in the constitution, then it has to be with the consent of both center and state. बिना स्टेट के कंसेंट के चेंज नहीं हो सकता. सो इंडियन कंटेक्स्ट में भी अगर हम बात करें तो सेंटर अलोन कैन नॉट टेक दिस डिसीजन, इट हैज़ टू टेक द कंसेंट ऑफ स्टेट्स. दोनों का रोल है, सेंटर एंड स्टेट. आफ्टर दिस द सिक्स्थ पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी. दिस पॉइंट इज लिंक्ड विद सेकेंड पॉइंट. दिस पॉइंट इज सेइंग कि जो जुरिस्डिक्शन फिक्स किया गया, स्पेसिफाइड किया गया कि सेंटर कौन से सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगी, स्टेट कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगी. सो ये जितना भी जो भी इनका जुरिस्डिक्शन है, वर्क लिमिटेशन है, इट इज़ गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि कोई भी इसको वायलेट नहीं कर सके, इस जुरिस्डिक्शन को कोई वायलेट नहीं कर सके, ताकि आपस में इनके कोई फ्रिक्शन नहीं हो. सो दिस जुरिस्डिक्शन हैज़ द लीगल अथॉरिटी कि ना तो सेंटर इस पर कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है और ना स्टेट कोई क्लेम कर सकता है. फाइनली द लास्ट टॉपिक दैट इज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स. सो फीचर्स में आपको इनके ऑब्जेक्टिव बताने कि फेडरल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है. स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू सेपरेटली ऑल्सो इन 1 मार्कर दैट मेंशन द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म. तो ये सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है, तो आपको पता होना चाहिए ड्यूअल ऑब्जेक्टिव. अगेन इट्स अंडरस्टूड कि ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि पूरी कंट्री में कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं हो, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो, कोई फाइटिंग नहीं हो, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटीज़ होती हैं जनरली कास्ट, क्लास, रिलीजन्स को लेकर के. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव माइंड में आना चाहिए कि ये जितनी भी डाइवर्सिटीज़ है सबको एकोमोडेट करते हैं, क्योंकि अगर पावर्स को शेयर कर दिया, सेंटर और स्टेट के बीच में अगर पावर्स को शेयर कर दिया, तो आपस में इनमें कोई फ्रिक्शन होगा ही नहीं. जितनी भी डाइवर्सिटीज़ है सबको चांस मिलेगा रिप्रेजेंटेशन का, सबको चांस मिलेगा पॉलिटिकल पावर को एंजॉय करने का. तो हर एक एथनिक ग्रुप सिक्योर होगा, उनको पता होगा कि उनके राइट्स बिल्कुल सिक्योर्ड हैं. सो टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी एंड टू प्रमोट यूनिटी, और इससे यूनिटी होगी. अगर एकोमोडेट हो गई डाइवर्सिटीज़ तो यूनिटी अपने आप आ जाएगी. So these are the 2 dual objectives of federalism. Now in detail
along with the NCERT content. We will discuss it through PPT now. Hello students. So we'll discuss about the features of federalism in this class. Now class, this is a very important question, so pay attention. There are 6 to 7 points given in the NCERT book, and at least you should know 5 points. This is an important 5 marker question. So first we will discuss the first point, that in the features of federalism, the first feature is quite understood because आपने definition में पढ़ा है, that where there are 2 or more levels of government. So first feature, when there are 2 or more levels of government, that means the division of power is between more than one government. For example, in USA there are 2 governments, central government and state government. But in the case of India, we have governments at the lower level also. तो हमारे यहाँ 2 और more levels है. तो जहाँ भी फेडरलिज्म में डिविजन ऑफ पावर है, चाहे वो 2 लेवल पर हो या फिर मोर देन 2 लेवल पर हो, then we call it that system as federal system. So in the case of India, आपने local self government के बारे में पढ़ा है, that in India we have the system of local self government where at the village level gram sabhas are there. Then at the district level we have the system of municipalities. आपने सुना है नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद. So this is first point. Now we will discuss about the second point. Second point का keyword जो आपको याद रखना है. First point का keyword 2 or more levels. Second point का keyword jurisdiction. Now first you need to know what is jurisdiction. Jurisdiction means that if any particular work is assigned to any authority, तो जिस लिमिट में वो अथॉरिटी अपना काम करती है, that will be its jurisdiction. So for example, ऑफिसेज में सबका काम स्पेसिफाइड होता है कि किसको क्या काम करना है, तो वो उनका jurisdiction है कि उस पर्टिकुलर एरिया तक they will hold the parts, but no one else can interfere in their matters. So here in the case of फेडरलिज्म ऑल्सो, जो भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स जिनका डिवीजन हुआ है, जिनके बीच में पार्ट्स का डिवीजन हुआ है, तो वो अपने अपने जुरिस्डिक्शन में काम करेंगे, अपने अपने मैटर्स तक ही अपने आप को लिमिट में रखेंगी. दे विल नॉट इंटरफेयर इन अदर्स वर्क. फॉर एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स के मैटर को हैंडल करने के लिए कोई भी ऐसे कंट्रोलिंग एस्टैब्लिश नहीं करेगी. दोनों अपने अपने कामों को सेपरेटली काम करेंगे. सो हेयर the second point says that each tier has its own jurisdiction. Here tier means that central government जो first level है, then second level state government. तो different tiers of government govern the same citizens. सिटीजन सबके सेम है. सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सिटीजन्स पूरे इंडिया के हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी जो सिटीजन्स है वो पर्टिकुलर स्टेट के हैं. तो सिटीजन्स विल बी सेम, बट the parts that they will exercise their jurisdiction will be limited. They will not try to interfere in others' matter. तो ये jurisdiction को follow करना it's required, otherwise there will be chaos, there will be conflicts. So each one has to respect others' jurisdiction. So each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा that इंडिया में जो पार्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली स्पेसिफाई करी है. सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा काम करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कौन सा काम करेगा, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी. अभी रिसेंटली जीएसटी जो लॉ पास हुआ, तो जीएसटी के थ्रू जो टैक्स कलेक्शन है तो वो भी स्पेसिफाई है. सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, कौन से ऐसे टैक्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे. सो एवरीथिंग इज फिक्स्ड. So they have their own jurisdiction. Now third point is the jurisdictions of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution. So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. This point is related to second point. You can merge both the point also. It's up to you. You can merge it. So this point is the further elaboration of the second point. This says that ये जो jurisdiction है, it is constitutionally guaranteed. Constitutionally guaranteed की क्यों requirement थी? नहीं तो there would be
great chance that both center and state may involve in some kind of conflict, क्योंकि पावर्स को लेकर के, पावर्स की एक्सरसाइज करने को लेकर के आपस में कभी ना कभी फ्रिक्शन हो ही जाता है. तो कोई ना कोई किसी मैटर पे हो सकता है दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए. तो जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, Constitution has clearly specified the jurisdiction, and this jurisdiction is completely guaranteed by Constitution. So in case if any kind of conflict occurs between the center and state, or maybe between the state and the local self government, then in that case it is the judiciary which will clarify. सो अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन, तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिली हुई है, और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ये शो करती है कि अगर कहीं भी कोई भी वायलेशन हो रहा है पार्ट्स को लेकर के, जुरिस्डिक्शन को लेकर के, देन कॉन्स्टिट्यूशन ने कह रखा है दिस थिंग विल बी सॉल्व बाय द जुडिशरी. नाउ जुडिशरी विल डिसाइड कि वायलेशन है या नहीं है. Now the fourth point is saying that the fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. This is related to amendment power. This fourth point is related to amendment power. Amendment का meaning क्या होता है? Whenever any change took place in Constitution. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंज करना है, तो दैट विल नॉट बी यूनिलैटरली डन बाय द वन सिंगल गवर्नमेंट. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मन से कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज कर लेगी. इट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स. यानी पूरी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती. दोनों लेवल्स की कंसेंट ज़रूरी है, सेंटर की भी और स्टेट की भी. तो हमारे इंडिया में अगर अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में अगर आपको ये पता होना चाहिए दैट अमेंडमेंट प्रोसीजर में बोथ सेंटर एंड स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स. नाउ दीज आर द 4 features of federalism. Again I am repeating 2 or more levels of government. Second keyword, आप लोगों को keyword पता रहेगा तो it's very important, it's very easy for you to remember. So these are the shortcuts. First 2 or more levels, second is jurisdiction, then constitutional guarantee and equal consent of both the levels related to amendment. तो यहाँ आप keyword amendment भी कर सकते हो. Now next is 5th point. Court have the power to interpret the constitution and the powers of different level of government. The highest court act as an umpire if dispute arises between different levels of government in the exercise of their respective powers. Now class, this power is related to judiciary power. It act as an umpire. Now question ये आता है माइंड में कि जब दो पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ में पावर का डिवीजन हो गया तो कभी तो फाइटिंग हो सकती है. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. इवन घर में अगर इफ़ देर आर 2 और मोर किड्स, तो कभी ना कभी तो चाहे कितना भी घर में रूल्स बन जाए, स्पेसिफाई हो जाए कि भाई इसको ये करना है, ये पर्टिकुलर चीज़ इसकी है, तो फिर भी कभी ना कभी तो कोई ना कोई फ्रिक्शन या फाइटिंग या डिस्प्यूट हो ही जाता है. और सब जगह होता है, चाहे ऑफिस हो चाहे हाउस हो. तो सिमिलर केस we can apply to a country also. So अगर कंट्री में भी फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्ट्स को बिल्कुल फिक्स कर दिया है, स्पेसिफाई हो चुका है, जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाई हो गया, बट स्टिल कहीं कोई भी फ्रिक्शन आता है, कोई कन्फ्लिक्ट आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ असाइंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द जुडिशरी. द हाइएस्ट कोर्ट विल नाउ एक्ट एज एन अम्पायर. हाइएस्ट कोर्ट मीन्स सबसे हायर लेवल पे सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी है और सेंटर और स्टेट आपस में किसी बात को लेकर के अगर इफ़ दे हैव फ्रिक्शन, अब इंडिया में कई बार ऐसे फ्रिक्शंस आए भी हैं रिलेटेड टू द फाइनेंशियल पावर्स, स्पेशली फाइनेंस को लेकर के, टैक्स कलेक्शंस को लेकर के स्टेट और सेंटर में कई बार कुछ अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो देन जुडिशरी डिसाइड. तो जुडिशरी डिसाइड करती है, जुडिशरी इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को. सो दिस इज द 5th फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम. नाउ लास्ट इज
related to finance. That sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. For example, अगर sources of revenue सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो, हायर लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो, उस केस में स्टेट गवर्नमेंट अपने काम को इजीली नहीं कर पाएगी. फिर स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई डिसीजन लेना है तो इट हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन सेंटर. सो दिस इज़ द रीज़न कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इज़ क्वाइट रिक्वायर्ड. सेंटर और स्टेट के लिए सेपरेट फाइनेंशियल सिस्टम्स रखना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज स्टेट अपनी पावर्स को अच्छे से स्टेट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा. सो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ क्लियर स्पेसिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था जीएसटी में इट इज़ क्लियरली स्पेसिफाइड दैट हु विल कलेक्ट द रेवेन्यू. कौन सा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो स्टेट का सिस्टम अलग है. देन कौन सा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, तो एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड सो दैट कि कहीं कोई फ्रिक्शन, कहीं कोई भी एज सच फ्रिक्शन और कन्फ्लिक्ट नहीं हो. सो दिस इज द 6th पॉइंट. सो कीवर्ड हेयर, 5th पॉइंट कीवर्ड रोल ऑफ जुडिशरी, 6th पॉइंट कीवर्ड रेवेन्यू. सो आपके माइंड में ये सब चीज़ें अपने आप आ जानी चाहिए कि अगर पावर्स का डिवीजन हो रहा है तो कहाँ फ्रिक्शन हो सकता है, फ्रिक्शन को सॉल्व कौन करेगा, जुडिशरी. फ्रिक्शन किस बात पे हो सकता है, मेजर फ्रिक्शन हमेशा फाइनेंस मैटर्स पर ही होते हैं, तो रेवेन्यू कलेक्शन को फ्रिक्शन हो सकता है. तो दिस इज द कीवर्ड. सो इफ यू थिंक लाइक दिस it will be very easy to remember the features. Now last feature is related to the objective of federalism. कि फेडरल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्यों है, हम क्यों बनाते हैं फेडरल सिस्टम, क्या रिक्वायरमेंट है. सो देर आर ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल सिस्टम. 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं. नंबर 1 टू सेव गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री. अदरवाइज क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक सिंगल गवर्नमेंट होगी, दैट गवर्नमेंट कुड बी डोमिनेंट if there will be no checks, if there will be no controlling. अब अगर सिंगल गवर्नमेंट है तो वो सिंगल पर्सन डोमिनेंट हो सकता है, लेकिन अगर पार्ट्स को डिवाइड कर दिया तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करे, स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट के जो सिटीजन्स है दे आर सेफ, दे नो कि उनकी स्टेट गवर्नमेंट उनको हैंडल कर रही है, उनसे रिलेटेड डेवलपमेंट वर्क्स को वो सही से हैंडल कर रही है. तो पावर्स का डिवीजन हो गया. नहीं तो पूरी कंट्री में अगर एक सिंगल पावर होगी तो दैट पावर कैन मिस यूज, स्पेशली जहाँ डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है. तो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन या रीजन बेस पे डोमिनेंस हो सकता है. बट अगर सपोज एक पर्टिकुलर स्टेट है जहाँ पे सिर्फ ओनली माइनॉरिटीज़ हैं, तो माइनॉरिटीज़ नाउ सेफ कि उनकी अपनी खुद की गवर्नमेंट होगी उनके खुद के स्टेट में, तो कहीं कोई डोमिनेंस का चांस नहीं रहेगा. सो इससे क्या होगा कि आपस में क्लैशेस भी नहीं होंगे, फ्रिक्शंस भी नहीं होंगे, और सभी स्टेट्स में आपस में यूनिटी भी बनी रहेगी. सो दिस इज़ द रीज़न कि स्पेशली वेयर देयर इज़ वास्ट टेरिटरीज, जहाँ पे टेरिटरीज बहुत वास्ट होती है, जहाँ पे डाइवर्सिटीज़ बहुत होती है, तो वहाँ फ्रिक्शंस, कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, टू डिवाइड द पावर्स. सो first objective to safeguard and promote the unity of the country. Now second objective is to accommodate regional diversities. तो अब सब स्टेट्स की अपनी अपनी गवर्नमेंट है, तो वो अपने अपने पर्टिकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलर जो उनके एथनिक फीचर्स हैं उसको वो सिक्योर कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर केरला गवर्नमेंट है तो वो अपने केरला कि लैंग्वेज, वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर सकते हैं. तो कहीं कोई दूसरी गवर्नमेंट का डोमिनेंस नहीं होगा, दूसरी लैंग्वेज उनको नहीं फॉलो करनी पड़ेगी. तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपने रूल्स बना सकते हैं. तो एक से रीजनल डाइवर्सिटीज़ को प्रॉपर एकोमोडेशन मिलता है, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है. सो दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट. ये लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आपको 2 मार्कर में भी पूछा जा सकता है. दिस कुड बी आस्क्ड टू यू इन 1 मार्कर ऑल्सो, दैट मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म. तो अगर 1 मार्कर में हाफ ऑफ मार्क्स का दोनों पॉइंट्स, दिस कुड बी आस्क्ड टू यू. सो कीवर्ड हेयर टू प्रमोट यूनिटी, सेकेंड इज डाइवर्सिटी. अगर आपको डाइवर्सिटी याद है, यू कैन ईजिली एक्सप्लेन कि जहाँ डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं तो लड़ाई को रोकने के लिए, उनका प्रॉपर एकोमोडेशन के लिए आपने पावर्स को डिवाइड कर लिया तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा. सो ड्यूअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म टू प्रमोट यूनिटी एंड टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी. सो
These are the features of federalism. So I hope students you all have understood this. Thank you.